द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज अभी तक जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो 21 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियों को एडिशनल सर्विलेंस लिस्ट में डाल चुके हैं। और एडिशनल सर्विलेंस में जो होती हैं कंपनियां, उन पे 5% का सर्किट होता है, अपर लोअर दोनों साइड में 5%। और आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके ऊपर पहले लिखा हुआ नोट आएगा, मोबाइल पे या कंप्यूटर पे जहाँ भी आप सौदा करते हैं, आपको ब्रोकर करता है कि ये शेयर सर्विलेंस लिस्ट में है, कृपया आप सौदा करना चाहते हैं या नहीं, यस या नो में जवाब दें। आप यस या नो में देंगे तब आपका, नो में देंगे तो ख़त्म हो जाएगा ट्रांजैक्शन, और यस में देंगे तो आपका ट्रांजैक्शन हो पाएगा। और स्टॉक एक्सचेंजेस इस बात की कड़ी निगरानी करती हैं कि कौन कौन लोग बल्क में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बल्क ट्रांजैक्शन मीन्स ए ट्राई टू मैनिपुलेट द प्राइसेस ऑफ ए शेयर बियॉन्ड इट्स वर्थ, आइदर इन द डाउन साइड और अपर साइड, बोथ साइड के अंदर वो उस शेयर को कभी तेजी की ओर कभी मंदी की ओर मैनिपुलेट करना चाहते हैं, और एक ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी उसमें जनरेट कर देते हैं। वो उसको रोकने के लिए सेबी इस प्रकार का ASM जैसे टैक्टिसेस अडॉप्ट करती है, और ये इन्वेस्टर्स के हित में है, इन्वेस्टर्स के लिए लाभप्रद है। जो अभी तक स्टॉक एक्सचेंज सकुशल चल रहा है, और जो रेट्स जो हैं, शेयर्स की जो रेट्स हैं, वो थोड़ा ठोस ठिकाने से चल रही हैं, थोड़ा बैलेंस वे में चल रही हैं, बहुत तूफानी नहीं, कुछ को छोड़कर। उसका कारण यही है कि सेबी और स्टॉक एक्सचेंज का ज़बरदस्त कंट्रोल है। तो ऐसी सूरत में दोस्तों, आज मैंने एक खबर पढ़ी कि 21 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी जो कि लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, उनको एडिशनल सर्विलेंस लिस्ट में डाल दिया गया। तो देखिए, जो वर्थ वाइल कंपनी है ना, उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, उसमें कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, और वो एज इट इज़ कायम रहेगी। आज जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को सर्विलेंस में डाल दें या मझगांव को डाल दें, उस कारण से कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि वो तो हित कर रहेगा। कोई ऑपरेटर जो तोड़ रहा है वो तोड़ नहीं पाएगा। हालांकि इनको डाला नहीं है, सर्विलेंस लिस्ट में नहीं डाला है इनको, और डलेंगी भी नहीं, चूँकि बहुत बड़ी कंपनियां हैं। तो ऐसी सूरत में जो सर्विलेंस लिस्ट में डाला है, मेनली मैंने 4-5-6 कंपनियों को कवर कर रहा हूँ आज इस वीडियो में, और वो 5-6 कंपनियाँ, एक तो कोचिन शिपयार्ड, इसको स्टेज 4 में डाला है। ट्रेड टू ट्रेड हो पाएगा इसमें काम, बट डिलीवरी उठानी पड़ेगी आपको, बेच नहीं सकते आप उस दिन, उसको स्क्वायर अप नहीं कर सकते आप, और बेचा है आपको तो डिलीवरी देनी पड़ेगी आपको। अब दूसरे जो शेयर हैं, NBCC, RVNL, रेल विकास निगम, जो कि PSU सेक्टर्स में सबसे ज़बरदस्त इसने टर्न दिया है, 30 रुपये से चल के 630 रुपये तक की यात्रा 2-2.5 साल के अरसे दराज में तय की है इसने। हुडको, ये भी 40-45 रुपये से चल के 250 रुपये हो गया, मतलब। IFCI 3 रुपये से चल के 80 रुपये हो गया है, 70 रुपये इस समय भी इसका रेट। इरेडा 32 रुपये में IPO आया था, आज के 1 साल पहले, 1.25 साल हो गया होगा, 1.25 साल, और 350 तक की यात्रा तय करके 230 रुपये। ऑयल इंडिया, ये तो चलो मजबूत कंपनी है, कोई बात नहीं, इस पे हम विचार भी नहीं करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कंपनियां सर्विलेंस में डाली हैं, इनमें क्या कोई ग्रोथ है?
कितनी ग्रोथ है, कितना इनका पी रेशियो एज ऑन टुडे, हम खास तौर से इस पर विचार करें। कोचिन शिपयार्ड 55 का पी रेशियो है, ग्रोथ 68% आई। तो ये बात सही है, 68% की ग्रोथ के शेयर को 55 का पी रेशियो कोई ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है। दिस इज नॉट ऑन दी हायर साइड। अब 2-4-5%, 1-2% तो चलता है, ऐसा तो आखिरकार तो शेयर है, ट्रेडेबल आइटम है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं, इसमें कोई बहुत बड़े खतरे वाली बात नहीं है। शेयर करीब करीब ठिकाने आ चुकी हैं प्राइसेज इसकी। NBCC 56.6% की ग्रोथ है। और जो लेटेस्ट क्वार्टर की फिगर बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो ग्रोथ की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ विद रेस्पेक्ट टू लेटेस्ट क्वार्टर, 9% ग्रोथ आई है NBCC में। इसका फुल फॉर्म है इस कंपनी की नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। ये भारत सरकार का उपक्रम है, और ख़ास तौर से जो भारत सरकार की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो बनती हैं, या कुछ राज्य सरकारों की भी बिल्डिंग, जैसे राजस्थान के अंदर बहुत सी बिल्डिंग्स इसने NBCC ने बनाई है, मतलब उन बिल्डिंग्स का निर्माण करता है। कोई प्राइस प्रेफरेंस नहीं है, प्राइस प्रेफरेंस दे ही नहीं सकते आप। उसमें 9% ग्रोथ आई है, और उसका पी रेशो कितना है, 56.6। इट्स ए प्योरली मैनिपुलेटेड प्राइस, 190 रुपये के आसपास है, और इसमें बोनस भी दे दिया है। मतलब बोनस देने से क्या हो, मतलब गलत फहमी पैदा करने के लिए कि यार बोनस भी आ गया साइकोलॉजिकली, मतलब एक इन्वेस्टर को भ्रमित करने के लिए, साहब इसमें तो बोनस भी आया, या तो बहुत अच्छा शेयर, यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो 9% ग्रोथ का शेयर 56 के पी रेशो पे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, क्या ग्रोथ आई है बताइए आप। आज इसका भाव 190 के आसपास है, इसका भाव सन 2006 में 400 रुपये था, मतलब वो भाव आज तक नहीं आया, 18 साल बाद भी। मतलब तो ऐसे शेयरों को अभी और चर्चा करेंगे बाद में, अभी इनका विश्लेषण कर लेते हैं। RVNL रेल विकास निगम, इसका पी रेशो 82.6 है, और इसकी जो लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर जो वर्किंग आई है वो -53.21% आई, यानी प्रॉफिट जो 1.5 रुपये की EPS थी वो 1 रुपये रह गई। मतलब अब आप बताइए, 4 रुपये की EPS का शेयर और जिसका पी रेशो 86 रुपये, ग्रोथ माइनस में, हाउ इट इज पॉसिबल। 530 रुपये का रेट है, सॉरी, उसका एज ऑन टुडे, जस्टिस जो जमती नहीं। L&T का पी रेशो 38 है, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, दुनिया की जानी मानी 5-7 कंपनियों में से एक है, जिसकी मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज़ है। IT सेक्टर हो, चाहे आपके फाइनेंशियल सेक्टर हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे आपके ऑफ शोर ऑन शोर, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क हो, अंडर वाटर अबव वाटर कंस्ट्रक्शन वर्क हो, स्पेशलाइजेशन है। मतलब ग्रीन हाइड्रो हो, चाहे चिप मैन्युफैक्चरिंग हो, सब में कदम रख रही है कंपनी, हाई से हाई टेक्नोलॉजी के अंदर कदम। उसके बावजूद उसका पी कितना है, 38 का पी रेशो है। और रेल विकास निगम का, और हमारे बहुत से महानुभाव जो हैं, एडवाइजर महोदय, जो टीवी पे आके रिकमेंड भी करते हैं इसको, बड़े शर्म की बात है, क्यों मरवाते हो इन्वेस्टर्स को यार। बड़ा अफसोस है मुझे, क्या और कोई शेयर ही नहीं है क्या उनको रिकमेंड करने के लिए। चलो किसी इन्वेस्टर ने पूछ लिया कि साहब रेल विकास निगम कैसा है, तो उस बेचारे इन्वेस्टर को सही राय दो यार। मतलब है, वो कहते हैं और खरीदो, होल्ड करो, मतलब व्हाट इज दिस। मतलब तो खैर बड़े दुख की बात है, लेकिन मैं खास तौर से रेल विकास निगम पे कम से कम 50वां बार मैंने वीडियोस में कहा है कि रेल विकास निगम से दूर हो जाएगी। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी राय ले लीजिए, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरी राय मानिए। हमारा काम तो खाली ट्रेनिंग एजुकेशन देना है और वस्तु स्थिति आपके सामने रखना है कि भाई शेयर की दाम ज़्यादा है या कम है। अब जैसे टाटा पावर का शेयर है, मैं आपसे बताऊँ, रेल विकास की 4 रुपये EPS है। टाटा पावर की EPS आज की तारीख में 12 रुपये है। टाटा का शेयर है
ग्रीन एनर्जी के अंदर बहुत बड़ा कदम रखा है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। 4600 मेगावाट का सोलर पीवीसी सेल्स और सोलर पैनल्स बनाने का प्रोजेक्ट लगाया है और ग्रीन मतलब ग्रीन एनर्जी जनरेशन में है और ये थर्मल पावर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। टाटा पावर कोस्टल प्रोजेक्ट है जो गुजरात के अंदर मुंद्रा के अंदर है। 4000 मेगावाट का एक ही प्रोजेक्ट है। कम से कम 13,000 मेगावाट की मिनट की इनकी कैपेसिटी है, पावर जनरेशन कैपेसिटी ज़्यादा है उससे भी। मतलब अब हुडको की बात करते हैं। हुडको एक सरकारी कंपनी है जो राज्य सरकारों को भी लोन देती है और कुछ हाउसिंग लोन भी देती है। जो हेल्दी कंपनियां हैं 25-30% से ग्रो कर रही हैं और जिन हाउसिंग कंपनीज का यानी जो लोन बुक है वो तीन जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस है 3.5 लाख करोड़ रुपए का लोन बुक है उसका। PNB हाउसिंग फाइनेंस की और साहब आपके बजाज हाउसिंग फाइनेंस का तो चलो P रेशो ज़्यादा भी लिस्ट हुआ, ये करेक्ट होगा, ये थोड़ा धीरे धीरे करके करेक्शन में आएगा। इस तरह से उनका ही ये बात है कि आप देखिए कि LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो P रेशो है दैट इज हार्डली 8%। 85 रुपये की EPS है, शेयर का भाव 700 रुपये है, तो 8 ही हो गया P रेशो। और इसका P रेशो 25 है, नहीं 21.8 का P रेशो है। 25% ग्रोथ आई है, लेकिन ये कोई सरकारी कंपनी है और कोई छोटा कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है और कोई सरकार से ऐसा तो है नहीं कि बजटरी सपोर्ट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको जो कुछ करना है अपने कदमों पे करना है, अपनी ताकत से करना है। तो ऐसी सूरत में मेरे हिसाब से ये शेयर भी ओवर प्राइस्ड है। IFCI में 117 का P रेशो है और ये जो लेटेस्ट क्वार्टर है इसमें तो 88 करोड़ रुपए का लॉस आया है। तो उस हिसाब से तो P रेशो कुछ रहता ही नहीं, तो अमूल्य है मतलब एक तरह का। 3 रुपए से चल के शेयर 70-72 की 85 रुपये की यात्रा करके ये आ गया 70 रुपये पे। मैंने कईयों से कहा बेच लो, बड़ी गंगा आ गई तुम्हारे यार, बेच लो भाई। वो कहते हैं हमने इस पे लिख दिया नोट फॉर सेल। एक आध मित्र तो हैं उन्होंने लिख दिया नोट फॉर सेल। 8 रुपये में खरीदे, 10,000 शेयर खरीदे, 80,000 रुपये की लागत आई, आज 7 लाख रुपया मिल रहा है। दे आर नॉट रेडी टू टेक दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अवेल दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो इसी तरह से जो इन्वेस्टर है वो धोखा खा जाता है, घाटे में आ जाता है। आज वो इसको लेकर कोई अच्छी क्वालिटी के शेयर खरीद ले जिनकी फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, कितना बढ़िया हो उसके लिए काम। अगले 5-4 सालों में, 3 सालों में उसका पैसा तिगना चौगना पाएगा महाराष्ट्र, लेकिन नहीं है। जाको प्रभु दारुण दुख देही वाकी मति पहले हर ले ही, तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में। जाकी रही भावना जैसी जिन मुहूर्त देखे तिन माही। तो दिस इज द पोजीशन। अब हम आते हैं इरेडा पर आते हैं। इरेडा का आज की तारीख में जो अभी इशू आया था साल भर पहले 46.1 का P रेशो है इसका, और इसकी ग्रोथ जो लेटेस्ट क्वार्टर में आई है 30% आई। लेकिन एक बात बताइए कि आज HDFC बैंक ठीक है साल भर से ये इसके मर्जर के कारण और थोड़ा बैंकिंग इंडस्ट्री में स्लो डाउन भी है, उसके कारण रुक गया है, तो इसका P रेशो 17-18 का है और इरडा का P रेशो 46.1 है। तो ये एक सरप्राइजिंग है। 30% की ग्रोथ चाहे आ गई होगी। बाकी दो चीज़ें माइनस में। सरकार इस समय सरकारी कंपनी होना कोई माइनस पॉइंट नहीं है ड्यू टू मोदी गवर्नमेंट। मोदी गवर्नमेंट में मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी इज द सुपर क्वालिटी CEO। ही इज द बेस्ट MD ऑफ द वर्ल्ड। क्यों कि मरे हुए बैंकों को, PSU बैंकों को जिंदा किया,
जब सरकार आई थी उस समय 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन था, पब्लिक सेक्टर 234 कंपनियों का, और आज की तारीख में 94 लाख करोड़ का मार्केट कैप है पब्लिक सेक्टर नेट कंपनीज का। तो 8 साल में इन्होंने उसको 4 टाइम कर दिया, और कई कंपनियां तो मृत्यु के कगार पर पहुंच चुकी थी। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं वीडियो में, कुछ लोग मैसेज आते हैं साहब आप मोदी जी की बड़ाई मत करो। मैं अच्छाई की बड़ाई करता हूँ, मैं मोदी जी की बड़ाई नहीं करता हूँ, मैं मोदी जी के कामों को अप्रिशिएट करता हूँ। मेरी कोई राहुल गांधी से या कोई कांग्रेस से कोई दुश्मनी नहीं है, और बीजेपी से कोई रिश्तेदारी नहीं है मेरी। मैं इन विनियोजकों के हित के लिए कहता हूँ कि ये सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं ये बहुत ही डायनामिक पॉलिसीज़ हैं। तो ऐसी सूरत में दोस्तों आप खुद निर्णय करें कि क्या इन कंपनियों को होल्ड करना चाहिए। मेरी राय तो ये है कि टाटा पावर का शेयर बढ़त पे आ रहा है, और इन्होंने 4600 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए आप। मतलब बढ़त पर है, और वो शेयर टाटा का शेयर है, ग्रीन एनर्जी का शेयर है, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, थर्मल पावर का भी है। पावर के बारे में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज आई है ना, वो बहुत डायनामिक पॉलिसीज। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ कोल इनको फर्स्ट क्लास कर दिया है, मतलब कोल माइंस अलॉट कर दी हैं, कुछ कोल ब्लॉक्स इनके ऑपरेशन में आ गए हैं, कुछ आ जाएंगे। इंपोर्ट को भी सिंप्लीफाई किया है। दूसरी बात यह है कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इनको पेमेंट नहीं करते थे, पावर कंपनियों को रुलाते थे, झगड़ाते थे, इनको उस सब से मुक्ति दे दी है। इस बारे में एक स्पष्ट नीति तैयार कर दी गई है कि 30 डेज में इनको पेमेंट करना पड़ेगा। पावर सेक्टर के उठने का कारण यही है, 2 ही कारण है, अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड क्विक पेमेंट, ए सर्टन पेमेंट, assured payment within a specified period। यो मानिए आप, assured payment within a specified period। तो उस सूरत में टाटा पावर 50 रुपये में जब भाव था तो इन्होंने गुजरात गवर्नमेंट को एक ऑफर दी थी कि आप हमारी 49% इक्विटी ले लीजिए, 1 रुपये मात्र में ले लीजिए आप। एंड गुजरात गवर्नमेंट रिफ्यूज दैट टाइम। इट इज ए इंसिडेंट जस्ट विद द बिगिनिंग ऑफ द कोरोना एज। कोरोना काल के शुरुआत होते ही टाटा पावर के मैनेजमेंट ने ये ऑफर दी थी गुजरात गवर्नमेंट को कि 1 रुपये में आप हमारी 49% इक्विटी ले लीजिए आप। एंड गुजरात गवर्नमेंट रिफ्यूज। उस समय ये पोजीशन थी, लेकिन चूंकि मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी आई, ग्रीन एनर्जी का समय आया, उसके कारण मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ टाटा पावर पे। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि कुछ का कुछ मतलब आपसे बेनिफिशियल रहेगा। बाकी मेरे पास में टाटा पावर, मैंने आज भी खरीदे हैं, पहले भी खरीदे थे, मेरी खरीद जारी है। इसमें मेरा इंटरेस्ट हो सकता है मेरी राय गलत हो, बाइस्ड हो जाऊँ मैं। आप मेरी राय पे बिलीव ना करें, मेरी राय पे भरोसा मत कीजिए, मेरी राय को सुन लीजिए केवल, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सुन के निर्णय लीजिए कि ये जो कचरा शेयर है इनको कन्वर्ट करना साहब टाटा पावर में बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा। इस बात के लिए आप राय लीजिए। मैं तो बाइस्ड हो सकता हूँ, और बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि साहब मोदी जी क्या बड़ाई मत क्या करो। भाई क्यों नहीं करो बड़ाई, मतलब अच्छे आदमी की, फिर तो अच्छाई बुराई में फ़र्क ही नहीं रहेगा। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप मेरी बात को गंभीरता से लेते हुए इस पर मंत्रणा प्रारंभ करें और तदनुसार निर्णय लें। कोई रिकमेंडेशन नहीं मेरी। थैंक यू वेरी मच। आज यहीं रहने देते हैं वीडियो को, और मेरा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।